हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हमेशा की तरह आज ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्स है जो आने वाले टाइम के अंदर कंडक्ट होने वाले हैं, लाइक राजस्थान सी एच ओ के अलावा SGPGI लखनऊ, RML लखनऊ का री एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, BSF, NPCIL एंड अदर और भी बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्स है और परमानेंट एग्जाम्स है जो कंडक्ट होने वाले हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स है जो नेशन वाइड ऑर्गेनाइज होगी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके ना सिर्फ राजस्थान CHO एग्जाम की हेडिंग डाली है तो सिर्फ ये राजस्थान CHO के एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि और भी अदर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान देने वाले की पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड डेफिनेटली पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें एंड आपकी भी जो भी रिकमेंडेशंस होती है, आपकी भी जो भी मतलब डिमांड होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आप देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं एंड ये क्वेश्चंस, इसके अलावा इन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है या की पॉइंट है, 1% एट्रोपिन सल्फेट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल बिफोर ऑफ्थेल्मोस्कोपी, लेजी आई जिसे एम्ब्लायोपिया एंड साइक्लोपेजिया ओके एटसेट्रा के अंदर यूज में किया जाता है। ठीक है, 1% एट्रोपिन किया है, आई ड्रॉप से। ठीक है, यानी कि जो डायलेटेशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ्थेल्मोस्कोपी के अंदर, तो वो ऑफ्थेल्मोस्कोपी करने से पहले 1% आई ड्रॉप्स जो है एट्रोपिन सल्फेट की वो एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, लोअर आई लिड को नीचे करके। ठीक है, एंड लेजी आई से मीन्स एम्ब्लायोपिया, यानी कि ये डिक्रीज्ड साइट होती है ड्यू टू डिक्रीज्ड विजुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब अबनॉर्मल साइट डेवलपमेंट होती है विजुअल अबनॉर्मलिटी के चलते, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर अगर किसी की मतलब आई साइट अगर वीक रह गई है तो उसके चलते वो डिक्रीज्ड आई साइट होती है। एंड इसके अलावा साइक्लोप्लेजिया यानी कि जो सिलेरी बॉडी मसल्स होती है उनके अंदर पैरालिसिस की सिचुएशन होती है एंड अबनॉर्मल डायलिटेशन होता है। सो उसको अकोमोडेट करने के लिए विजन को एंड उसको अकोमोडेट करने के अलावा यानी कि एक प्रॉपर फोकसिंग करने के लिए एक प्रॉपर लेंथ के अंदर एक प्रॉपर डायमीटर के अंदर डायलिटेशन की नीड होती है। वहां पर 1% एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप यूज में ली जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, यानी इंस्टिलेशन। आई ड्रॉप्स का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है? इंस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये जो फीचर है, ये जो साइन है, कौन सी टॉक्सिसिटी का है? मॉर्फिन का। मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड्स, अफीम या नार्कोटिक ड्रग्स कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर इसके अलावा आपको ये भी पूछ ले जाए कि भी ऐसा एक ना मतलब साइन एंड सिम्टम्स का एक सेट दे दिया जाए कि भी पिन पॉइंट प्यूपिल के अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो अनकॉन्शियसनेस हो सकती है उस पर्टिकुलर क्लाइंट या पेशेंट के अंदर, और डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्निया। डिस यानी डिफिकल्ट, DYS, एंड पीनिया, PNOEA यानी कि पीनिया यानी कि ब्रीदिंग, डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड अगर एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है कि पिन पॉइंट प्यूपिल मॉर्फिन टॉक्सिसिटी के अलावा और कौन सी टॉक्सिसिटी के अंदर भी देखने को मिलता है या और कौन सी ड्रग्स के ओवरडोज के अंदर देखने को मिलता है, तो वहां पर आप बारबिचुरेट्स के अंदर, जैसे कि हम दूसरे ड्रग्स की हम बात करें जैसे कि अल्प्रेजुलाम हो गया, डाइजीपाम हो गया, ठीक है, एंड जितने भी पाम वाली ग्रुप्स की जो ड्रग्स है, सेडेटिव्स है, उनके अंदर हो गया। ओके, तो उनके अंदर बारबिचुरेट्स के अंदर ये टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ये साइन देखने को मिलता है पिन पॉइंट प्यूपिल का। ठीक है, तो आप यह मतलब दोनों टॉक्सिसिटी के अंदर ये साइन देख सकते हैं, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, इन्फेंट हाइट डबल्स 100 सेंटीमीटर हो जाती है कौन सी एज पे? बर्थ की हाइट की कौन सी एज पे हो जाती है? 4 ईयर्स ऑफ एज पे। और ट्रिपल्स हो जाती है हाइट कौन सी एज पे? 13 ईयर्स ऑफ एज। एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर वेराई कर सकता है, 12 या 12.5 या 14, ठीक है ना, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर पूछ ले जाए और अगर ऑप्शन में भी हो तो आपको 13 ईयर्स ऑफ एज करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भी बर्थ का वेट है
डबल कौन सी एज पे होता है? 6 महीने पे होता है। ट्रिपल कौन सी एज पे होता है? 1 साल का बच्चे का जो पहला जन्म दिवस आता है तब तक होते होते 1 साल के होने तक बच्चे का वजन ट्रिपल 3 गुना हो जाता है। लेकिन हाइट से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई डबल कौन सी एज पे होता है, तो 4 साल की एज, और ट्रिपल कौन सी एज पे हो जाता है, तो 13 साल की एज पे। क्योंकि बर्थ पे जो बच्चे की हाइट है अपन यूजुअली 45 to 50 सेंटीमीटर, और एग्जैक्टली अगर पूछ लिया जाए एवरेज के तौर पे तो 50 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है एक हेल्दी न्यूबॉर्न की हाइट को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, क्योंकि राजस्थान CHO के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के या फिर डायरेक्टली किसी न किसी वे में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 2 months टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर, यानी बच्चे के अंदर क्राइंग होने के बाद में, ठीक है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन है क्राइंग बच्चे का, एंड एक हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर ये क्लिनिकल फीचर माना जाता है। बच्चे के बर्थ के बाद में देखा जाता है स्टिमुलेट करके कि बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न। लेकिन बच्चे के अंदर क्राई करने के बाद में टीयर्स का डेवलपमेंट जो है कौन सी एज से हो जाता है? अगर ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा आपका 2 months ऑफ एज, 2 महीने की आयु पर एक बच्चे की। ठीक है, या यूं कह लीजिए एक इन्फेंट की, क्योंकि 28 डेज से लेकर 1 year की एज तक की जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी पीरियड, या बच्चे को क्या कहते हैं? इन्फेंट। ओके, नेक्स्ट 2 to 3 days आफ्टर इज बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न, यानी कि नवजात बच्चे को सबसे पहली बार हमें कब नहलाना चाहिए? ओके, स्पंज बाथ से या जो भी रिकमेंडेड बाथ होते हैं, यूजुअली बच्चे को स्पंज बाथ से नहलाने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, एक अच्छे स्टाइल गोज पैड से या पैड से हमें बच्चे को क्लीन करना होता है। ठीक है, विद प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड पैड्स आल्सो। ओके, सो यहाँ पे 2 to 3 days का टाइम इसलिए लिया जाता है कि बच्चा तब तक क्या हो जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को होम्योस्टेसाइज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है बाहरी वातावरण के साथ में। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर किसे कहा जाता है? हाइपोथर्मिया को। वही एडल्ट की बात कर लिया जाए कि साइलेंट किलर एडल्ट में कौन है, तो वो है हाइपरटेंशन। इसलिए हाइपोथर्मिया को भी प्रिवेंट करना है, बच्चे की जो है ना क्या कहते हैं हाइजीन है उसे भी मेंटेन करना है, एंड बच्चे को टाइम टू टाइम हमें किसी न किसी बीमारी से बचाना होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो 2 से 3 दिन का टाइम होता है इसमें बच्चा आराम से अपने अकोमोडेट कर लेता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट कर लेता है। इसलिए 2 से 3 दिन बाद का समय नहलाने के लिए प्रॉपर होता है, अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इन अ फीटस द इंसुलिन सीक्रेशन बिगिंस बाय 12 weeks एंड ग्लूकागॉन 8 weeks पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी कि एक फीटस के अंदर जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो 12 सप्ताह की जो आयु होती है एक फीटस की, गर्भावस्था के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है 12 सप्ताह पे। और ग्लूकागॉन जो इसका जस्ट इंसुलिन का एंटीडोट कह लीजिए, इंसुलिन का जस्ट रिवर्स जो इफेक्ट होता है, रिवर्स मैकेनिज्म होता है, वो ग्लूकागॉन का होता है। ठीक है, यानी इंसुलिन क्या करता है भी, अपन के बॉडी के अंदर क्या है, शुगर लेवल को डाउन करता है। ठीक है, एंड इसका ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन उसी कंडीशन को रिवर्स करने का काम करता है। यानी ग्लूकोजन मतलब इंसुलिन ग्लूकोजन टू ग्लाइकोजन, एंड वही ग्लूकागॉन क्या है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकागॉन से 8th week पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे इसका सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर। ओके, तो दोनों का पर्टिकुलरली हार्मोन्स का अगर सीक्रेशंस का स्टेज या एज पूछ ले जाए, ठीक है, क्वेश्चन अगर अलग अलग भी आ जाए तो आपको दोनों याद होने चाहिए। ये मेन हार्मोन से बॉडी के अंदर रिवर्स मैकेनिज्म के अंदर काम करता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ये याद होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं TLC। ओके, वैसे TLC की एक और फुल फॉर्म होती है, आपको पता भी होगा, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, एक एडल्ट की बॉडी के अंदर कितनी होती है,
4,502 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 4,500 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो न्यूबॉर्न की टीएलसी कितनी होती है, यानी टोटल लंग कैपेसिटी, वो होती है 150 ml मिलीलीटर और सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूबॉर्न पल्स चेक साइट, यानी एक न्यूबॉर्न के अंदर आपको पल्स चेक करनी है। ठीक है, हार्ट बीट फील करनी है, तो वहां के फील करने के लिए आपको कौन सी साइट प्रिफर करनी है? तो दो साइट्स है, एक तो ब्रेकियल और दूसरी फीमोरल आर्टरी, यानी फीमोरल साइड से, लोअर बॉडी पोर्शन से। ठीक है, कब कब करनी है? ये आप सीपीआर दे रहे हो, ठीक है, उस दौरान, या फिर नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तब करनी है, या फिर किसी भी तरह का अदर कोई प्रोसीजर आप कर रहे हो, ठीक है, लाइक एबीजी एटसेट्रा, तब आपको ये पल्स चेक साइट, अगर ऐसा पूछ लिया जाए ऑप्शन के अंदर दोनों ही आ जाए, ठीक है, एक ही ऑप्शन के अंदर दोनों ही नेम दे दिए हो, ब्रेकियल एंड फीमोरल, तो आपको दोनों ही मतलब उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। और अगर एक ऑप्शन के अंदर सिर्फ ये मतलब चारों ऑप्शन के अंदर दोनों में से एक ही नाम दिया हो, ब्रेकियल या फीमोरल, तो आपको दोनों में से कोई भी एक नाम चूज करना है, चाहे ब्रेकियल करो या फीमोरल करो। ठीक है, अगर ब्रेकियल दिया तो ब्रेकियल, अगर फीमोरल दिया तो फीमोरल। ओके, नेक्स्ट, sex of human fetus can be determined as early as 16 to 18 weeks period of gestation या POG of pregnancy by USG। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी USG से आप किसी भी सेक्स का डिटर्मिनेशन है फीटस का, वो कौन सी एज से कर सकते हो? जितना जल्दी हो सके, यानी एज अर्ली एज, तो आयु होगी फीटस की, यानी एज 16 टू 18 वीक्स, 16 से 18 सप्ताह। ठीक है, देखिए अब 16 से 18 सप्ताह तो यूएसजी से दिया हुआ है, बाकी अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए एग्जाम के अंदर आपके सामने कि सबसे पहले सेक्स का डिटर्मिनेशन कब हो जाता है, तो वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि भी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 14वें दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर आती है, उसका एक फिक्स होता है कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसा कि आप सबको पता है कि भी फीमेल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन XX क्रोमोसोम, ओके, एंड जो मेल का है वो XY क्रोमोसोम से होता है। ठीक है, अगर X के साथ में X मिला, ठीक है, मेल और फीमेल के, तब तो दिखती सी बात है उस कंडीशन में फीमेल का ही बर्थ होगा। और अगर फीमेल के X एंड मेल के Y के साथ में अगर ना पेयर बनता है, तो उस कंडीशन में सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, मेल फीटस का बर्थ होगा। ठीक है, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है, लेकिन अगर बाई मशीन या हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर कब डिटेक्ट कर सकता है? किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट या डिवाइस से। अब एक्सटर्नल इक्विपमेंट या डिवाइस यहाँ पे क्या है? यूएसजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो 16 से 18 सप्ताह की एज पे किया जा सकता है। ठीक है, राजस्थान सीएचओ के हिसाब से आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि यूएसजी से कब कर लिया जाए, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि भी अगर एम्स, पीजीआई, ईएसआईसी या किसी भी अदर एग्जाम के अंदर पूछ लीजिए, जैसे लेटेस्ट में एसजी पीजीआई और आरएमएल के अंदर कि भी कब हो जाता है, और ऑप्शन के अंदर आपका दिया हुआ हो कि भी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपको फर्टिलाइजेशन ऑप्शन ही चूज करना है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा की पॉइंट और क्वेश्चन कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट मे बी लेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट, पल्स पोलियो इज अ कैंपेन। पल्स पोलियो क्या है? एक अभियान है। जैसे कि हम शुरुआत से ही हम, ठीक है, 1995 से, ठीक है, वैसे तो 1957 जब से इसकी पल्स पोलियो की वैक्सीन की ओरिजिनेशन हुई है, तब से इसको हम देखते आ रहे हैं, एंड अपने चाइल्डहुड से हम इसके पल्स पोलियो के इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, कैंपेन को देखते आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन पल्स पोलियो का पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए कि ये क्या है, ऑप्शन में प्रोग्राम भी हो, कैंपेन भी हो, और अदर दो ऑप्शन दिए हुए हो, ठीक है ना, कि भी ये क्या है, तो ये एक कैंपेन है, एक अभियान है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर तरह के, ठीक है, सीजन में हो गया हो, चाहे विंटर, समर, रेनी हो गया हो, ठीक है, एंड इसके अलावा किसी भी कंट्री में हो गया है, इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, हमारी जो नेबर कंट्रीज़ की बात हो, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको जो कंडीशन है, मतलब देखते हुए हम मतलब क्या डिटेक्ट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं कि भी इसको टाइम टू टाइम हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सीजन के अंदर इसका मतलब पर्टिकुलरली तो विंटर सीजन्स के अंदर, ठीक है, एक कैंपेन चलाया जाता है हर साल या टाइम टू टाइम
हर 2 साल 3 साल के अंदर, ठीक है ना। तो और हर साल के अंदर भी कंसेक्यूटिवली 1 मंथ के गैप से। तो ये क्या है, ये एक अभियान है, ये एक कैंपेन है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है और ये प्रीवियसली पूछा गया भी है कि भाई पल्स पोलियो क्या है, एक कैंपेन है, ठीक है ना। पल्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑफ द सोसाइटी, यानी कि मतलब हमारे जो कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक भी बच्चा जो 5 साल की उम्र तक का है, पहले तो 3 साल का ही टारगेट रखा गया था शुरुआत में, जो फर्स्ट फेज ऑफ इम्यूनाइजेशन 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में इसका जो गोल है, इसका जो स्पान है, बढ़ा के 3 साल से 5 साल कर दिया गया है। इसलिए तो एक स्लोगन दिया जाता है, हर 5 साल तक के बच्चे को, नवजात शिशु से लेकर हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाए, और 2 बूंद है जिंदगी की, ये इसीलिए स्लोगन दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में इसका गोल जो है चेंज कर दिया गया था, 3 से हटाकर 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पल्स पोलियो क्या है, कैंपेन है, ठीक है, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। टेटनस नेक्स्ट इज टेटनस इज अ प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डिजीज। टेटनस क्या है, एक प्रिवेंशनेबल डिजीज है न्यूबॉर्न्स के अंदर, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते हैं टेटनस नियोनेटोरम, ठीक है ना। अब वो ये प्रिवेंटेबल क्यों है भी, हम सबको पता है कि भाई बच्चे की एज से लेकर, ठीक है ना, जैसे बच्चे की एज हो गई 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, फिर उसके बाद में 16 से 18 महीने, फिर लेटर ऑन 24, फिर बाद में 3, 5, मतलब DT, TT बूस्टर्स, मतलब 5 साल की एज तक हम देते रहते हैं, यानी कि बच्चा इतना इम्यूनाइज हो जाता है कि टेटनस के मतलब फ्रॉम बर्थ, बच्चे के न्यूबॉर्न पीरियड से ही लेकर हम उसके मतलब एक प्री स्कूल गोइंग एज होती है, क्योंकि 3 साल के बाद से लेकर 6 साल तक की एज क्या होती है बच्चे की, वो प्री स्कूल एज कहलाती है, ठीक है ना। तो उस एज तक आते आते बच्चे को हम इतना प्रिवेंट कर मतलब इम्यूनाइज कर देते हैं, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि न्यूबॉर्न के अंदर टेटनस जो प्रॉब्लम है, मतलब एक डिजीज है, उसके होने के चांसेस निल हो जाते हैं, उसके चांसेस जो है हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसका प्रिवेंशन हम बच्चे के अंदर इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, बर्थ से ही हम उसको बच्चे के अंदर एंटीबॉडी एक इम्यूनाइज करने का जो मतलब शेड्यूल है वो सेट होता है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी ऐसे ही बिल्डअप हो जाती है, ठीक है ना। ये कहलाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हम उसको पैसिवली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, इनोक्यूलेट करते हैं, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन को एक अदर टर्म्स के अंदर इनोक्यूलेशन, INNOCULATION, इनोक्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म लिख देता हूँ साइड में, इनोक्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक के क्लिनिकल फीचर्स अगर पूछ लिए जाए एग्जाम के अंदर, ऐसा आ जाए कि भाई 4 ऑप्शंस के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर, या फिर आपको 3-4 लाइन के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ड्यूटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट आता है, शॉक की कंडीशन में है, एंड पेशेंट की जो स्किन है वो वार्म है, पेशेंट का क्या है ब्रेडिपनिक है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ये फाइंड क्लिनिकल फीचर्स को देखते हुए इसे किस शॉक के अंदर क्लासिफाई करोगे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब 2-3 लाइन के अंदर बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, मतलब आपके साथ में माइंड गेम खेला जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना आपको PGI, ESIC, एम्स, RRB इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी स्टेट लेवल के और जैसे राजस्थान CHO के या अदर स्टेट के CHO के एग्जाम, उनके अंदर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना देखने को, तो डायरेक्ट आपको ये 1 लाइनर के अंदर पूछा जाएगा कि जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स है, यानी साइन एंड सिम्टम्स है, फीचर्स है, वो कौन कौन से है। तो आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए होंगे, एक मतलब 2 नेम दिए होंगे एक ही ऑप्शन के अंदर, वार्म स्किन ब्रेडिकार्डिया, दूसरे ऑप्शन के अंदर वार्म स्किन ट्रैकीकार्डिया, ऐसे करके मतलब मिसमैच्ड ऑप्शंस भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वार्म स्किन एंड ब्रेडिकार्डिया किसके क्लासिकल सिम्टम्स है या क्लिनिकल फीचर्स है, वो है न्यूरोजेनिक शॉक के। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, पेरिफेरी यानी कि हमारे हाथ और पैर, ठीक है, वहां पे पूलिंग ऑफ ब्लड्स होती है, यानी कि जो शॉक की कंडीशन पहुंचने के बाद में जितना भी जो ब्लड का जो कलेक्शन है हमारी लिम्स के अंदर, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटीज हो या लोअर एक्सट्रीमिटीज हो, एक्सट्रीमिटीज कह लो, लिम्स कह लो, पेरिफेरी कह लो, सबका मतलब एक ही है, हाथ और पैर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर वहां पे मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड होने की वजह से स्किन क्या हो जाती है, वार्म,
जो कि कन्वेंशनल जो शॉक्स होते हैं, दूसरे शॉक्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, कोल्ड क्लेमी स्किन होती है। और जो इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हार्ट पे क्या है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम है, तो इसके कंडीशन के अंदर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब यूजुअली क्या देखने को मिलता है हमें, वहाँ पे टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। लेकिन इस वाले जो सिम्टम जो शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक में, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कलेक्शन ऑफ ब्लड जो कहाँ है, वो पेरीफेरी के अंदर है। वही दूसरे शॉक्स के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, शॉक में पेशेंट चला जाता है, तो टेकीकार्डिया होता है, ठीक है ना। टेकीकार्डिया होता है, फीबल पल्स होती है, थ्रेडी पल्स होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है इसका कारण, ठीक है ना। एंड इसके अलावा कभी मतलब एक क्वेश्चन जैसे यूं भी घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, जो शॉक्स के अंदर है, ठीक है, जैसे कार्डियक शॉक हो गया, ठीक है ना। तो कार्डियक शॉक के अंदर आपके सामने पेशेंट आया है, पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो सबसे पहले जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ठीक है ना, जो कि कार्डियक शॉक के वन ऑफ द मेन रीजंस में से एक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल भी पेशेंट का चेस्ट पेन वगैरह कुछ भी वो नहीं बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो पहले तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर दोगे, एंड देन इसके बाद में मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, सिलेंडर या डायरेक्ट सेंट्रल लाइन से जो ऑक्सीजन सप्लाई है, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करके फिर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है ना। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आते ही आप उसको मॉर्फिन जो है एडमिनिस्टर करना होता है। ये मैंने प्रीवियसली भी आपको समझा रखा है, ठीक है, मोना ओनम, ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है, कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित करनी है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करना है, इसलिए हम इसको प्रीलोड को कम करने के लिए एंड जो प्रॉपर और जो टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है, इसलिए हम वहाँ पे मॉर्फिन भी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सो ये लेटर ऑन बहुत सारे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो आगे से आगे को रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक का आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपके क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर होगा, वार्म स्किन, ब्रेडिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ईयर ड्रॉप्स इंस्टिलेशन, ठीक है, यानी कि जो ईयर ड्रॉप्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एक एडल्ट के अंदर क्या करना है, अप एंड बैक, यानी कि जो ईयर पिन्ना होता है ना उसको अप करना है, ओके, ऊपर की तरफ, एंड बैक पीछे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया यू एंड बी, यू बी, इससे ध्यान रखना है। एडल्ट यानी अप, बड़े, ठीक है। वही न्यूबॉर्न यानी बच्चे की नवजात शिशु से लेकर यानी प्रथम दिवस, फर्स्ट डे से लेकर टॉडलर्स किसे कहते हैं, 1 to 3 ईयर्स एज वाले जो बेबी होते हैं उनको हम टॉडलर्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड टॉडलर, मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है ना उसको भी टॉडलर ही कहा जाता है, ठीक है। सो ये नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो 3 साल तक की उम्र तक के बच्चे या 3 साल से छोटे बच्चे, उनके अंदर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, डाउन डी एंड बैकवर्ड बी अंडरलाइन किया हुआ है, तो डी बी यानी छोटे, यानी ईयर पिन्ना को डाउन एंड बैक करना है, ठीक है। अब ये अगर आपसे यूं पूछ ले जाए, कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भी एडल्ट के अंदर, ठीक है, ईयर पिन्ना को अप एंड बैकवर्ड क्यों करता है, तो इसका अगर रेशनल अगर ऑप्शन के अंदर दिया हो तो आपको रेशनल जो चूज करना वो करना है टू स्ट्रेटन दी ईयर कैनाल, ताकि जो ईयर कैनाल स्ट्रेट हो जाएगी तो वहां पे इंस्टॉलेशन ऑफ जो ईयर ड्रॉप्स करोगे वो प्रॉपर वे के अंदर आगे मिडल ईयर से होते हुए इनर ईयर तक, और जो भी आपके मतलब पैथी हो रखी है, ठीक है ना, ईयर से रिलेटेड डिजीज हो रखी है, पेन हो रहा है, ऑस्टेल्जिया हो रहा है, या फिर एनी अदर ईयर की क्लिनिकल प्रॉब्लम हो, उसको ट्रीट करने के लिए जो आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो, जो आप मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हो, वो वहाँ तक प्रॉपर वे के अंदर पहुँचेगी एंड वहाँ पे प्रॉपर आपको आउटकम, जो प्रॉपर रिजल्ट है उस डिजीज से क्योर होने की, जो प्रोग्नोसिस होने की जो रेट है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, और क्लाइंट जो है हमारा पेशेंट है वो जल्दी रिकवर होगा उस प्रॉब्लम से। ओके, सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन द लास्ट ऑफ वीडियो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर से। देखिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग, सबसे पहले खोजी गई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आपको पता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है सिजोफ्रेनिया और अदर जो मतलब डिजीजेस होती है साइकोटिक, ठीक है,
और सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड जितने भी है ना टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो कौन सी थी, वो थी क्लोरप्रोमाजाइन। और कब डिस्कवर हुई थी, इन 1952 1952 के अंदर। अब इसकी अगर डेली की रिकमेंडेड डोज पूछ ली जाए इन 24 आवर्स तो वो होती है 300 to 1500 mg यानी मिलीग्राम पर 24 आवर्स या डेली कह लीजिए आप, ठीक है। इन डिवाइडेड डोजेज 2 to 3 टाइम्स यानी BD या TDS, ओके। 20 इन टाई यानी 20 इन डाई यानी कि दिन में 2 बार, या TDS है ना 3 टाइम्स इन अ डे, ओके, TDS, ओके। सो next question is cholera vaccine and yellow fever vaccine should not be administered together because it decreases normal antibody level। अब देखिए नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है, कि भी वैक्सीन का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, ठीक है। यानी कि जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करे, ठीक है, इन्वेजन ऑफ एंटीजन की कंडीशन में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, जो कि पर्टिकुलर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी पैथोजन हो उसके अगेंस्ट वर्क कर सके, फाइट कर सके एंड बॉडी को इम्यूनाइज कर सके। लेकिन इन दो वैक्सीन की जैसे कि मैंने बात की, कोलेरा वैक्सीन और येलो वैक्सीन, जब आप साथ में एडमिनिस्टर करते हैं, इनोक्यूलेट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो बॉडी का नॉर्मल एंटीबॉडी टाइटर या लेवल होता है वो नॉर्मल से बिलो यानी डिक्रीज्ड कंडीशन में चला जाता है। इसलिए डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिकमेंड करते हैं कि ये जो दो वैक्सीन है साथ में आपको एडमिनिस्टर नहीं करनी है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए ना कि भी साथ में कौन सी मेडिसिन वैक्सीन से एडमिनिस्टर नहीं करनी है, तो इन दो वैक्सीन का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पे शेयर किया आपके साथ में। नेक्स्ट है मेटेलिक इंप्लांट। ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक इंप्लांट कोई भी हो गया, ठीक है, चाहे आई से रिलेटेड हो गया, बॉडी के किसी भी पोर्शन से रिलेटेड हो गया, जैसे कि घुटनों का हो गया, हिप का हो गया, ठीक है ना, या एल्बो का हो गया, ठीक है। नॉन शार्प, लेकिन शार्प नहीं है, मेटेलिक है बट शार्प नहीं है, तो उसे कौन से बायोमेडिकल बैग या जो बिन है, ओके, कचरा पात्र हिंदी में कहे तो, उसमें डिस्कार्ड करना चाहिए। तो उसे डिस्कार्ड करना चाहिए ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर या कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लू लाइनिंग, ओके। अब यहां पे एक चीज में और यहां पे पर्टिकुलराइज कर देता हूं, स्पेसिफाई कर देता हूं कि अगर यहां पे नॉन शार्प की जगह, ठीक है, अगर शार्प ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, अब शार्प होता, अब शार्प के अंदर मेटेलिक भी है, शार्प भी है। मेटेलिक के अंदर शार्प यानी कि सर्जिकल ब्लेड ले लीजिए, मेटेलिक भी है एंड शार्प भी है। इंसिजन के अंदर यूज में लिया जाता है फ्रॉम माइनर टू मेजर ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। सर्जिकल नीडल ले लीजिए, ठीक है, चाहे स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, ठीक है, और राउंड बॉडीड हो, किसी भी तरह की सर्जिकल नीडल हो, ठीक है। मेटेलिक भी है एंड शार्प भी है, ठीक है। तो उससे अब हम किससे में डिस्कार्ड करेंगे, उससे हम ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में नहीं डिस्कार्ड करेंगे, उससे हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये शार्प मेटेलिक है, इसलिए हम इसे डिस्कार्ड करेंगे व्हाइट, ब्लू, या फिर अगर ऑप्शन के अंदर व्हाइट दिया हुआ हो सिर्फ, ठीक है ना, नेम व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट शार्प कंटेनर के अंदर या बॉक्स के अंदर या बिन के अंदर, ठीक है ना, तीनों का अर्थ एक ही है, कचरा पात्र, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि मेटेलिक नॉन शार्प हो तो क्या होगा, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स, और अगर मेटेलिक शार्प हो तो क्या होगा, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स, शार्प बिन, ठीक है, कचरा पात्र, जो भी है आप कह सकते हो बॉक्स का, ठीक है। क्योंकि नीडल्स को भी हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद में जो बचा हुआ पोर्शन होता है जो हब से कनेक्टेड होता है, वो हम नीडल कटर से कट करके, ठीक है, उनको किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं, या डायरेक्टली वो किसके अंदर ही जाता है, वो व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स के अंदर ही जाता है। एम्स हो गए, पीजीआई हो गए, ठीक है, या जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां पे इनको मतलब पर्टिकुलर सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग बॉक्सेस रखे होते हैं, ठीक है ना। यानी प्लास्टिक इन्फेक्टेड मटेरियल है तो उसके लिए रेड है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए येलो बैग है, ठीक है, जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक बिन है या ब्लैक बायोमेडिकल बैग है, ठीक है, ब्रोकन एम्पुल्स हो गई, वायल्स हो गई तो उसके लिए ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स है, ठीक है। एंड जो दूसरे मतलब जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया कि नॉन शार्प बना मेटेलिक इम्प्लांट्स वगैरह हो गया तो उसके लिए ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स, उसी के अंदर जो एम्पुल एंड वायल्स का बॉक्स होता है उसके अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। एंड नीडल्स हो जाती है या फिर मेटेलिक शार्प ऑब्जेक्ट्स आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हम वाइट ट्रांसलूसेंट शार्प बॉक्स या बिन को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना।
तो बायोमेडिकल वेस्ट की भी एक पर्टिकुलर क्लास लूँगा मैं आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए CHO के अंदर कि भी जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा, उसे कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे, ऑब्वियसली येलो के अंदर, ठीक है। जो आपका ब्लड बैग है उसे किस में डिस्कार्ड करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान में देने वाली बात है। जो हमारा ब्लड बैग है उसे हम डिस्कार्ड करेंगे येलो के अंदर, लेटेस्ट के रिकमेंडेशंस के हिसाब से येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग में। और वही जो BT सेट है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक है, उसे हम डिस्कार्ड करेंगे रेड बायोमेडिकल वेस्ट बैग के अंदर, ठीक है। एक्सपायर्ड मेडिसिन किस में डिस्कार्ड करेंगे, प्रीवियस जो रिकमेंडेशंस थी बायोमेडिकल एक्ट की वो ब्लैक के अंदर कहती थी डिस्कार्ड करने को एक्सपायर्ड मेडिसिन को, लेकिन लेटेस्ट की जो रिकमेंडेशंस है वो कहती है एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है, कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन हो, ठीक है, उसे हमें डिस्कार्ड करना है किसमें, येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग में। जनरल वेस्ट तो ऑब्वियसली जाना ही है किसमें, ब्लैक के अंदर। हाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो होती है, जो हमारे अर्बन्स के अंदर, ठीक है, या फिर दूसरे पोर्शंस के अंदर सिटीज़ के, तो वहाँ पे जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, उनका एक अलग सेग्रीगेशन होता है, गीला कचरा हरे में, सूखा कचरा नीले में, यानी दो अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट बैग में। वो सिटी के अंदर जो बायोमेडिकल सेग्रीगेशन वो अलग ध्यान में है, ठीक है ना, वो अलग से ध्यान में रखिएगा। इन हॉस्पिटल्स आपको बायोमेडिकल की जो प्रैक्टिस करनी है वो ये जो बायोमेडिकल एक्ट के सेग्रीगेशन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग करनी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो पल्स डेफिसिट है वो किसे डिफाइन करती है, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच के डिफरेंस को। मान लीजिए एपिकल पल्स है 120, रेडियल पल्स है 70, तो पल्स डेफिसिट कितना हुआ, 50 बीट्स पर मिनट। पल्स डेफिसिट की डेफिनेशन पूछ ले, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, ठीक है, या दोनों का एक एग्जांपल पूछ ले न्यूमेरिकल के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिंडा रिचर्ड्स, जो कि क्या है, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, एम्स दिल्ली या दूसरे एम्स के अंदर बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट के क्वेश्चंस में से एक है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स का नाम लिंडा रिचर्ड्स। और अगर पायनियर ऑफ नर्सिंग, यानी कि जो नर्सिंग की खोज है किसने की थी, मॉडर्न नर्सिंग की, तो वो है हमारे नर्सिंग की देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैडम, है ना। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर, किसे कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के डिफरेंस को 120 - 80 = 40, जैसा जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक 120, 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, पल्स प्रेशर 40। और जो प्रेशर है उसे हम किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजनियम, या शॉर्ट में कहते हैं mm/Hg। ओके, नेक्स्ट, बेंजामिन रश, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, ठीक है, अमेरिकन साइकेट्री के फादर या जनक क्या है, किसे कहा जाता है, बेंजामिन रश को। ओके, अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है 16 से 18 सप्ताह की एज पर USG से कर सकते हैं। वहीं अगर यूं पूछ ले जाए कि फीटल हार्ट साउंड का डिटेक्शन है, आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड से कौन सी एज पे कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 10th वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन। और वही अगर पिनार्ड फेटोस्कोप, ठीक है, पिनार्ड फेटोस्कोप जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं गायनेकोलॉजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है ना, लेबर रूम के अंदर होता है पिनार्ड फेटोस्कोप, ठीक है ना, इस तरह का होता है इसका शेप, ठीक है ना, पिनार्ड फेटोस्कोप, तो उससे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उससे कब मेजर कर सकते हैं, 20 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डेलिरियम डेमेंशिया, ये क्या है, ऑर्गेनिक साइकोटिक डिजीजेस। और वही अगर फंक्शनल साइकोटिक डिजीजेस पूछ ले जाए तो वो कौन है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट CHO के पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। और इसी की कंटिन्यूटी में और भी सीरीज लेकर आऊंगा मैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो राजस्थान CHO और भी अदर एग्जाम के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एंड एक क्वेश्चन से एक से ज्यादा क्वेश्चन बन सके उस कंसेप्ट से समझाता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, किसके अगेंस्ट वर्क करती है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो सबसे पहले खोजी गई, कौन सी खोजी गई, क्लोरप्रोमाजिन, नंबर 2 क्वेश्चन। कौन सी ईयर में खोजी गई, 1952 में, नंबर 3 क्वेश्चन। और साइकोटिक ड्रग जो क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट खोजी गई है, उसकी जो डेली की रिकमेंडेड डोज है वो कितनी होती है, 300 से 1500 mg, यानी कि 300 to 1500
ठीक है, 300 to 1500 mg पर 24 आवर्स या डेली कह लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से मैं आपको हमेशा समझाता हूं, जिससे कि क्या है कि अगर एक कैंडिडेट के सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए या उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको वो इजीली कवर कर सके, इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि देखिए, पढ़ने को तो किताबें बहुत सारी है, पढ़ने को नोट्स बहुत सारे हैं, पढ़ने को बहुत सारी कॉम्पिटिटिव गाइड्स भी है, लेकिन हमें क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स से अपनी स्टडी को मेजर नहीं करना है। ठीक है, भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमेशा अपनी स्टडी को साइंटिफिक वे में मेजर करना है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो आपके उस 8 घंटे से आपको पूरे 24 आवर्स की जो स्टडी का जो एक क्या था स्टेमिना होता है, एक पूरे 24 आवर्स का जो स्टोरेज होता है, उसके इक्विवेलेंट आपकी स्टडी होनी चाहिए। यानी 8 घंटे के अंदर जो पढ़ा है, अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आपसे पूछ ले जाए तो आपको वो पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल डिस्फेजिया, ठीक है, DYSPHAGIA, ठीक है, डिस्फेजिया, डिस यानी डिफिकल्टी, फेजिया यानी इंजेस्शन, तो दोनों टर्म्स को जोड़े तो क्या हो गया, डिफिकल्टी इन इंजेस्शन, डिस्फेजिया यानी कि निगलने में कष्ट होना हिंदी में कहे तो। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इंग्लिश में कहे तो। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको देखो टर्म्स के हिसाब से भी समझाया। अभी यहाँ पे डिस किया है, ये एक प्रीफिक्स है, फेजिया क्या है, एक सफिक्स है, ये एक टर्म है। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो एक वर्ड बना, एक टर्म बनी डिस्फेजिया। ठीक है, जिसका हमें इंग्लिश में भी अर्थ पता है, जिसका हमें हिंदी में भी अर्थ पता है। अब ये डिस में किसी भी वर्ड के आगे जोड़ दूं, डिस्निया, ठीक है, डिसआर्थ्रिया, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी टर्म्स बनाई जा सकती है। ठीक है ना, मतलब एन कह लेके भी डिसरिदमिया, ठीक है ना, डिसरिदमिया। ठीक है, तो बहुत सारी ये ऐसे टर्म्स बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है, जैसे अब मैंने आपको एक टर्म से मल्टीपल टर्म्स बनाना बताया है, एक आपको एक रिप्रेजेंट किया है, एक एग्जांपल, आपको भी हमेशा अपनी जो स्टडी का कंसेप्ट है इस तरीके से रखना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए ना तो उस क्वेश्चन का आप प्रॉपर आंसर दे सको, प्रॉपर आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे सको। आपका रेशनल अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टडी क्वालिटेटिव होनी चाहिए, आपकी स्टडी के अंदर एक डीप स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी स्टडी डीप होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सुपरफिशियली पढ़ लिया और आपको आंसर के फिर आपको रेशनल आपको एक्सप्लेन करने का भी नहीं बन पा रहा हो। ठीक है, कि भी जैसे अभी मैंने शॉक का एक्सप्लेन किया कि भी यूजुअली जो दूसरे शॉक्स होते हैं उसके अंदर कोल्ड क्लेमी स्किन होती है, टेकीकार्डिया होते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक ही एक ऐसा शॉक है जिसके अंदर आपको वार्म स्किन देखने को मिलती है, टेकीकार्डिया देखने को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो ये एक पता होना चाहिए, एक डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए उसका रेशनल। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर, ठीक है, पूलिंग ऑफ ब्लड इन पेरिफेरीज हो जाता है, ठीक है ना, वेसोडाइलेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक है, दूसरे की स्टडी को देखिए, खुद को अफेक्ट नहीं होना है कि यार उसने इतना कर लिया मैंने इतना ही नहीं किया। ठीक है, नहीं, आपने अगर क्वालिटेटिव भी पढ़ा, आपने अगर 8 घंटे भी पढ़ा, दूसरा अगर 16 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, खुद को इंफीरियर फील मत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव फील कीजिए, क्योंकि आपकी स्टडी के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, सिर्फ ईश्वर जानता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये, हमेशा खुद को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रखिए। ठीक है, और आज का एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से है कि आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में, ठीक है, कश्मीर का एक हिस्सा है पुलवामा, वहां पर टेररिस्ट अटैक हमारे सोल्जर्स पर कर दिया गया था। ठीक है, एकदम से एक्सीडेंटली। ठीक है, एंड जिस तरीके से ये किया गया था वायलेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही गलत था। हमारे 40 सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए थे उस दिन। तो आज के दिन हमारी तरफ से, पायनियर नर्सिंग चैनल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवार को संबल। और मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आप ऐसी जो डिज़ास्टर वाली कंडीशन आ जाती, ऐसी जो कैजुअलिटी वाली कंडीशन आ जाती है, हमेशा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एक नर्स की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि कम्युनिटी के किसी भी प्लेस पर, किसी भी स्पेस पर हो सकती है। अब वो चाहे आप कहीं पे जर्नी कर रहे हो वाया ट्रेन, बस, फ्लाइट, ठीक है, किसी भी रूट से, किसी भी एरिया में हो, अर्बन, रूरल, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर हो, ठीक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कहीं पर भी हो, आपकी इंपॉर्टेंस हर जगह है, एवरीवेयर। और आपको इस कैजुअलिटी वाली सिचुएशन, ऐसी एपिडेमिक वाली सिचुएशन, या जैसे कोरोना, कोविड-19 की पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है, हमारी इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे तुरंत पब्लिक तक एक्सेस करके उनको सॉर्ट आउट करके उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि
टर्की एंड सीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा अभी मास कैजुअलिटीज़ हो रही है, अराउंड 22-23,000 जो डेथ्स का फिगर है अर्थक्वेक जो आया वहाँ पर, ठीक है, बहुत मास कैजुअलिटी हुई है और अभी तो ये फिगर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है नंबर ऑफ डेथ्स का, ठीक है। तो हमारे इम्पोर्टेंस वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे इंडिया की तरफ से हमारे उन देशों के लिए एक हेल्प भी भेजी गई है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग का मकसद यही है, हमेशा से मैं आपको यही कहता आया हूँ कि नर्सिंग जो है हमेशा हमें ये सिखाती है कि हमें बिना किसी पार्शलिटी के, ठीक है, बिना किसी रंग भेद जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशन वाइज हमें किसी पर्टिकुलर एक डिजीज्ड पर्सन की है, एक इम्पेयर्ड पर्सन की है हेल्प करना सिखाती है और यही हमारा प्रोफेशन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मॉरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद में आपको लास्ट में यही कहूंगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलेगा, बूस्ट अप मिलेगा और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट्स के साथ में। टेक केयर।